हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। मैं रोहित तिवारी एम्बिशन ट्यूटोरियल बथुआ गांधी घाट मिर्ज़ापुर से। आज मैं आप लोगों के लिए प्रकाश की तीसरी वीडियो बना रहा हूँ। पिछली वीडियो में हम लोग जो है परावर्तन क्या है, परावर्तन संबंधित महत्वपूर्ण पद पढ़ लिए, समतल दर्पण पढ़ लिए, अवतल दर्पण पढ़ लिए, उत्तल दर्पण पढ़ लिए, गोली दर्पण क्या है ये पढ़ लिए। आज हम लोगों को पढ़ना है गोली दर्पण से संबंधित कुछ प्रमुख परिभाषाएं। गोली दर्पण में या गोली दर्पण को पढ़ने से पहले हमें कुछ प्रमुख परिभाषा के बारे में जानना पड़ता है। कुछ टर्म होते हैं क्योंकि वो बार बार आते हैं। वो टर्म अगर आप उसके सेंस आपको नहीं पता है तो आपको कोई भी बात अच्छी ढंग से समझ में नहीं आएगी। तो सबसे पहले अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण का हम फिगर बना लेते हैं। अवतल दर्पण में बात की थी कि जो कलई किया जाता है वो उभरे हुए पृष्ठ पर कलई किया जाता है, जबकि उत्तल दर्पण में जो हम लोग कलई या लेप लगाते हैं वो दबे हुए या चपटे पृष्ठ के अंदर कलई किया जाता है। ठीक है, इसका सबसे पहला जो टर्म इसमें आता है वो होता है आपका सबसे पहला टर्म दर्पण का ध्रुव। क्या होता है? दर्पण का ध्रुव। तो इसकी जो डिफिनीशन है, यानी पहला टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं दर्पण का ध्रुव, जिसे पोल कहते हैं। क्या कहा जाता है? पोल। तो किसी भी गोली दर्पण को अगर आप एक कड़ाही के माध्यम से समझिए तो कड़ाही में जब आप पकाते समय किसी चीज़ को तेल डालते हैं तो तेल जहाँ जा कर के रुकता है उसके केंद्र बिंदु पर रुकता है। ठीक इसी प्रकार से गोली दर्पण में जब हम क्या करते हैं, गोली दर्पण का ठीक जो बीचों बीच वाला पॉइंट होता है उसी को दर्पण का ध्रुव कहा जाता है। यानी दर्पण के ध्रुव का डिफिनीशन क्या है? किसी भी गोलीय दर्पण के ठीक बीचों बीच वाले भाग या नाभि को ही दर्पण का ध्रुव कहा जाता है। ठीक है, जिसे हम लोग कैपिटल लेटर P से प्रदर्शित करते हैं। देखिए ये बीचों बीच इसका हो गया, ये बीचों बीच वाला भाग ये हो गया। इसी चीज को दर्पण का ध्रुव कहा जाता है। ठीक है, दूसरा टॉपिक हम लोगों को समझना है दर्पण। देखिए हम एक ही फिगर बनाए हैं, उसी में जो टर्म आ रहे हैं सब आपको समझाते चले जाएंगे। दूसरा इसमें है वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र को कहा जाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है बच्चों? वीडियो के इसके पहले वीडियो में हमने चर्चा किए थे कि गोली दर्पण क्या होता है। किसी भी गोले को काट कर बनाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे देखिए ये गोला हो गया, मैं बताया भी था, इसे काट दिया, काटने के बाद ये वाला भाग निकला इधर, ये इधर निकला, ऐसे लेप लगा दिए, दर्पण बन गया। इस गोले का कुछ केंद्र होगा ना, जिस गोले को काट कर दर्पण बनाया गया है उस गोले का केंद्र होगा। जैसे फिगर में देखिए ये है, तो इसी चीज को क्या कहा जाता है? वक्रता केंद्र या गोली दर्पण का वक्रता केंद्र कहा जाता है। यानी वक्रता केंद्र का डिफिनीशन हम लोग किस प्रकार से बताएंगे कि गोलीय दर्पण को जिस गोले को काट कर बनाया जाता है उस गोले के केंद्र को ही गोली दर्पण की वक्रता केंद्र कहते हैं तथा इसे कैपिटल C से प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए अब वक्रता केंद्र इसका किस साइड होगा? यह आपका अवतल दर्पण है, इसका वक्रता केंद्र किस साइड होगा ना, क्योंकि पूरा सर्कल इधर बनेगा। तो ये देखिए यहाँ पर मैं मान लिया ये है, ये आपका उत्तल दर्पण है, इसका वक्रता केंद्र गोला किस साइड बनेगा? इस साइड बनेगा, यानी इधर होगा। ये इसका सेंटर होगा। सेंटर का मतलब यही हुआ कि जैसे आप लोग एक सर्किल बनाते हैं, इसे एक चाप मानिए, तो यहाँ इसका केंद्र करके एक पेंसिल की यहाँ लाएंगे, गोला प्रकार से खींचेंगे, पूरा एक सर्कल बन जाएगा। उसी को क्या कहा जाता है? गोली दर्पण का वक्रता केंद्र कहा जाता है, जिसे कैपिटल C से प्रदर्शित करते हैं या सेंटर ऑफ कर्वेचर कहा जाता है। ठीक है, तीसरा टॉपिक हम लोगों को पढ़ना है फोकस। दर्पण का फोकस कहिए। वैसे दर्पण चल ही रहा है गोली दर्पण, तो बार बार नहीं टर्म बोलेंगे गोली दर्पण का फोकस, सिर्फ फोकस हम इसे बोल रहे हैं।
जबकि कहने का सेंस यही है कि गोली दर्पण का फोकस। तो बच्चों देखिए गोली दर्पण का फोकस क्या होता है। वैसे डिफिनीशन तो इसका यह है कि किसी भी गोली दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं उसे फोकस कहते हैं। मगर इतना बड़ा डिफिनीशन में आप न उलझिए, सीधा आप समझिए क्या होता है कि वक्रता के ध्रुव को मिलाने वाली रेखा, वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा, रेखा या रेखाखंड कह लीजिए, वक्रता केंद्र ध्रुव को मिलाने वाली रेखा खंड के मध्य बिंदु को गोली दर्पण का फोकस कहा जाता है। तो देखिए ऐसे हम लोग मान से ले लेते हैं, मध्य बिंदु फोकस है, क्या है फोकस, क्या कहते हैं इसे फोकस। इसे कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल एफ से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, तो हम लोग क्या क्या पढ़ लिए? पोल पढ़ लिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर पढ़ लिए, वक्रता केंद्र और क्या पढ़ लिए? फोकस पढ़ लिए। ठीक है ना। अब अगला टर्म इसका आता है फोकस दूरी। क्या आता है बच्चों? फोकस दूरी, जिसे हम लोग फोकल लेंथ कहते हैं। क्या कहते हैं? फोकल लेंथ। तो बच्चों फोकल लेंथ को स्मॉल एफ से प्रदर्शित किया जाता है। ये आप लोग अपने दिमाग में सेट कर लो, क्योंकि इसका सिंबल कभी भी चेंज नहीं होता है। फोकल लेंथ को स्मॉल एफ से प्रदर्शित किया जाता है। तो बच्चों फोकस दूरी की डिफिनीशन क्या है? फोकस दूरी की डिफिनीशन है फोकस तथा ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहा जाता है। फिर से एक बार मैं बोल दूं, फोकस तथा ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहा जाता है तथा इसे स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। तो बच्चों ये फोकस है, ये ध्रुव है, तो यहाँ से इसका जो ये डिस्टेंस होगा इसे क्या कहेंगे? फोकस दूरी। यहाँ पे उत्तल दर्पण में ये क्या हो गया? स्मॉल एफ, ये फोकस दूरी है। फोकस तथा ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी करते हैं। ये कौन सा दर्पण है बच्चों? अवतल दर्पण। और ये क्या है? उत्तल दर्पण। ये आपका कॉन्केव मिरर है, ये कन्वेक्स मिरर है। ठीक है ना। देखिए अगला डिफिनीशन क्या है? वक्रता त्रिज्या। क्या है बच्चों? वक्रता त्रिज्या, जिसे कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या कहते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। तो वक्रता त्रिज्या क्या होता है? अनामित त्रिज्या आप क्या जानते हो कि एक वृत्त हो गया, केंद्र से उसके सरकमफ्रेंस या परिधि के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड इट्स सरकमफ्रेंस इज कॉल्ड रेडियस। सिंपल है, ये इसका वक्रता केंद्र है और ये इसकी क्या है? पूरी परिधि है। तो वक्रता केंद्र और परिधि के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। मगर यहाँ पे देखिए फिजिक्स की भाषा में ये परिधि तो मैथ की भाषा में हो गया, फिजिक्स की भाषा में जो लैंग्वेज बोला जाता है या बुकों में जो लिखा है डिफिनीशन, वो लिखा है कि वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो बात तो वही है, ध्रुव किस पर स्थित है? परिधि पर स्थित है। तो चलिए वक्रता त्रिज्या का डेफिनेशन एक बार मैं फिर से बोल दूं, क्या कहेंगे? किसी भी गोली दर्पण में वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं और इसे कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। किसे प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, हम लोग क्या क्या पढ़ लिए? ध्रुव पढ़ लिए, वक्रता केंद्र पढ़ लिए, फोकस पढ़ लिए, फोकस दूरी पढ़ लिए, वक्रता त्रिज्या पढ़ लिए। अब एक इसमें टर्म है जिसका नाम है मुख्य अक्ष। क्या नाम है बच्चों? मुख्य अक्ष। इसे हम इरेज कर दे रहे हैं। अगला टर्म है मुख्य अक्ष, जिसे क्या कहते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। मुख्य अक्ष क्या है? सिंपल सा इसका डिफिनीशन है, वक्रता केंद्र तथा ध्रुव तक की दूरी को हम लोग वक्रता त्रिज्या कहें और वक्रता केंद्र तथा ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को
सॉरी ये वक्रता की त्रिज्या है ना, हाँ यहाँ देखिए यहाँ पे भी हम लोग शो कर दें, चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण वक्रता त्रिज्या, ठीक है। तो हम लोग मुख्य अक्ष पढ़ाते हैं। वक्रता केंद्र तथा ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को जब दोनों तरफ दर्पण के दोनों तरफ मतलब एक भाग चमकदार है एक भाग कलई किया हुआ है, तो वक्रता केंद्र तथा ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को जब दोनों तरफ बढ़ाया जाता है तो इसी रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। देखिए ये C हो गया, ये P हो गया, इसे हम दोनों तरफ क्या करें, ऐसे डैश 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 करके बढ़ा लें, तो इसी लाइन को क्या कहा जाएगा, मुख्य अक्ष कहा जाएगा, ठीक है। तो हम लोग मुख्य अक्ष भी समझ लिए। अब इसके बाद एक डिफिनीशन आता है इसमें, फोकस तल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड की दृष्टि से। फोकस तल 12th में ज़्यादातर ये पूछा जाता है, 10th वाले भी इसे ध्यान से समझ लें कि फोकस तल क्या होता है, और बड़ा कंफ्यूजनेबल होता है फोकस तल, ठीक है। फोकस तल का यानी इसे बोलते हैं फोकस प्लेन, क्या बोलते हैं, फोकस, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फोकस तल, जिसे क्या बोला जाता है, फोकस प्लेन। क्या बोला जाता है बच्चों, फोकस प्लेन बोला जाता है। फोकस प्लेन क्या होता है, डिफिनीशन देखिए, एक बार डिफिनीशन बोल दें तब उसके बाद आप समझिए, या डिफिनीशन से समझने का प्रयास करिए। किसी भी गोली दर्पण के फोकस से होकर जाने वाले तथा दर्पण के मुख्य अक्ष के लंबवत जाने वाले तल को फोकस तल कहते हैं। चलिए डिफिनीशन में मैं थोड़ा थोड़ा स्टेप करके बोल रहा हूँ, उसे समझिए। किसी भी गोली दर्पण के फोकस से होकर जाने वाले तथा मुख्य अक्ष के लंबवत तल, तल मतलब प्लेन, जैसे बच्चों ये मेरा हाथ, ठीक है, इसे आप प्लेन मान सकते हो, ये देखिए पूरा समतल है, प्लेन है। तो किसी भी गोली दर्पण के फोकस से होकर जाने वाले, फोकस यही है, फोकस से गया मेरा, अब ध्यान समझिए आप, फोकस से मेरा हाथ ऐसे भी जा सकता है, तिरछा जा सकता है, ऐसे इस साइड से भी जा सकता है ना, पूरा आप ये कल्पना करिए कि हाथ मेरा ऐसे इसके अंदर जा रहा है, तो फोकस से हमारा हाथ गुजरे, मगर जो इसकी ये प्रिंसिपल एक्सिस है उसी के क्या हो, लंबवत गुजरे। जैसे देखिए मार्कर ये मेरा क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है, अज्यूम करिए, और हाथ मेरा क्या है, फोकस होकर के जा रहा है, उस मार्कर के क्या है, लंबवत है। तो इस कंडीशन में इस प्लेन को हम लोग क्या कहेंगे, फोकस तल कहेंगे। अगर इसी हाथ को हम थोड़ा तिरछा करें, ऐसे मार्कर ऐसे रखें, अब हाथ और इस मार्कर के बीच का कोण 90 अंश नहीं है बस, तब इसे फोकस तल नहीं कहेंगे, जबकि ये फोकस से होकर के अभी मेरा हाथ जा रहा है, मगर ये प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर या लंबवत नहीं है, इसलिए इसे फोकस तल नहीं कहेंगे। फोकस तल क्या होगा, किसी भी दर्पण के फोकस से जाने वाले तथा उसके मुख्य अक्ष के लंबवत तल को ही फोकस तल कहा जाता है, ठीक है। और एक विशेष नोट है, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें किसी भी गोली दर्पण में परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात प्रतिबिंब या तो फोकस पर बनाती हैं या तो फोकस तल में बनाती हैं। फिर से समझ लीजिए, मुख्य अक्ष के समांतर अगर कोई भी किरण लेके चलेगा, जैसे मान लीजिए ऐसे हम क्या करते हैं, रफली एक अवतल दर्पण बना लिए, इसका प्रिंसिपल एक्सिस आप लोग समझ गए, इसका ध्रुव हो गया, ये फोकस हो गया, इसका वक्रता केंद्र C हो गया। अब इसी के मुख्य अक्ष के समांतर हम किरण लेकर के चलेंगे, तो इसका प्रतिबिंब जो भी वस्तु इधर हम रखे हैं, ऑब्जेक्ट रखे हैं, उसका प्रतिबिंब या तो फोकस में बनेगा या तो इसके फोकस तल प्लेन में बनेगा, ठीक है। फोकस तल समझ में आया, ठीक है ना। चलिए, तो ये आपका था दर्पण से संबंधित कुछ प्रमुख परिभाषाएं, और अब इसमें एक टर्म और आता है द्वारक। द्वारक क्या है, द्वारक। अगला जो टॉपिक है दर्पण से संबंधित प्रमुख परिभाषा में, वो आप लोग क्या लिखेंगे, द्वारक। तो द्वारक नाम से ये दरवाजा, द्वारक मतलब क्या हो गया, दरवाजा। तो कोई भी गोली दर्पण लेंगे, इसका तो क्या होगा, सिरा होगा, दोनों सिरों के बीच की दूरी को ही दर्पण का क्या कहा जाता है, द्वारक। क्या कहा जाता है, द्वारक कहा जाता है। तो ये देखिए यहाँ से लेकर के वैसे बना दे रहे हैं, ये डिस्टेंस और ये अंतिम दर्पण के दोनों अंतिम सिरों के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है, द्वारक कहा जाता है, द्वारक कहा जाता है। ये हमारा क्या हो गया, द्वारक। मगर बच्चों द्वारक और वक्रता में बड़ा ही कंफ्यूजन होता है। जब आप लोग यूवीएफ में संबंध पढ़ेंगे तो इसमें एक कथन आता है, जब दर्पण कंडीशन है जब दर्पण का द्वारक छोटा हो, तो वहाँ पर हम चर्चा करेंगे। थोड़ा सा यहीं पे चर्चा कर लेते हैं, अनुमान कर देखिए।
जैसे ये मेरा हाथ है, मैं हाथ से ही समझाया था, मान लीजिए मेरा हाथ हो गया, ठीक है, और मेरा इसकी नीचे साइड काली है, तो आप इसे सपोज करिए कि क्या है, ये हमारा अवतल दर्पण, ठीक है ना। अब जरा ध्यान समझिए, अगर ये ऐसे सीधा करते तो समतल दर्पण हो गया, ऐसे बेंड करिए तो अवतल दर्पण बन गया। अगर मैं ये यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी द्वारक है बच्चों, क्या है ये दूरी, द्वारक है, ठीक है ना। ऐसे कर दिया, द्वारक कम हो गया तो दर्पण हमारा टेढ़ा हो गया, यानी इसकी वक्रता बढ़ गई। वक्रता बढ़ने का मतलब कि ये और टेढ़ा हो गया, और हाथ को छोटा ना कर दिया, द्वारक में छोटा कर दिया, इसकी वक्रता और टेढ़ा हो गया, यानी वक्रता क्या हो गई, बढ़ गई। अच्छा बच्चों ये बताओ, जब इसकी वक्रता बढ़ रही है, इसकी त्रिज्या भी छोटी हो रही है, हो रही नहीं? तो एक संबंध है, क्या है, द्वारक वक्रता के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती उल्टा संबंध है, यानी द्वारक अगर हम छोटा करेंगे तो वक्रता कम नहीं होगा, टेढ़ा ज्यादा होगा, बढ़ेगा, और अगर द्वारक हम बड़ा करेंगे तो ये क्या होगा, सीधा होगा, यानी इसकी वक्रता क्या होती जाएगी, कम होती चली जाएगी। और वक्रता बच्चों जब कम होगी, वक्रता अगर क्या होगा, बढ़ रहा है, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी, घटेगी, वक्रता त्रिज्या भी घटेगा। तो या करके द्वारक समानुपाते वक्रता त्रिज्या या फोकस, बहुत ही ये कंफ्यूजन वाली चीजें हैं। एक बार हम और एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, हाथ से ही समझिए। ये हमारा अवतल दर्पण है, जैसे मैं हाथ को ऐसे बेंड कर रहा हूँ तो ये द्वारक इसका छोटा हो रहा है, द्वारक छोटा हो रहा है, तो वही टेढ़ा ज्यादा हो रहा है, इसकी वक्रता बढ़ रही है। वक्रता मतलब टेढ़ापन, तो इसकी वक्रता बढ़ रही है, ठीक है। और जब हम इसे, और तो वक्रता अगर इसकी क्या हो रही है, बढ़ रही है, इसकी फोकस दूरी, छोटा सा सर्कल बनता जा रहा है, तो फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या दोनों क्या होता जाएगा, घटता चला जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब देखिए बच्चों, ये दर्पण से संबंधित कुछ प्रमुख परिभाषाएं थी जो हम आपको क्या की, एक्सप्लेन की, और एक बार फिर से हम लोग समझ लें क्या क्या होता है। तो क्या क्या हम लोग इसमें पढ़े, सबसे पहले ध्रुव पढ़ लिए, ध्रुव के बाद क्या पढ़े बच्चों, देखिए आपको दिमाग में याद होना चाहिए, ध्रुव होता है, फोकस होता है, वक्रता केंद्र होता है। ध्रुव फोकस के बीच की दूरी फोकस दूरी होती है, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी क्या होती है, वक्रता त्रिज्या होती है। और वक्रता केंद्र तथा ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को दोनों तरफ बढ़ा दे तो उसे क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। फोकस से जाने वाला तथा मुख्य अक्ष के लंबवत जो तल होता है बच्चों, प्लेन वाला जो फिगर है, एक बार देखिए, हम थोड़ा बनाना भूल गए, एक बार समझ लो आप लोग। वैसे यही ज्यादा है कि आप कल्पना करिए, ज्यादा सही है, फोकस होकर के जा रहा है, मुख्य अक्ष के लंबवत, ये आठ बार जो हमारा एक ऐसे तल जाएगा उसी को क्या कहते हैं, फोकस तल कहते हैं, ठीक है ना। चलिए बच्चों, अब आगे हम लोगों को पढ़ना है दर्पण से संबंधित चिन्ह परिपाटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल के लिए। बच्चों को समझ में नहीं आता है कि कहाँ प्लस लें और कहाँ माइनस लें। अगर आप ये समझ गए तो आपको सब कुछ समझ में आएगा। आंकिक प्रश्न, और मैं बार बार आंकिक प्रश्न पे ही महत्व देता हूँ। थ्योरी से बस आपकी जानकारी रहेगी, मगर आंकिक प्रश्न अगर आपको लगाने आ गए तो आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में बैठेंगे, आपके अच्छे मार्क्स आएंगे, और थ्योरी रट करके आप सिर्फ अच्छे नंबर ला सकते हैं, कभी अच्छे मार्क्स नहीं ला सकते हैं, सॉरी अच्छे रिजल्ट नहीं ला सकते, मार्क्स तो आ ही जा रहे थ्योरी से। चलिए अब है दर्पण से संबंधित कुछ प्रमुख चिन्ह परिभाषा। देखिए बच्चों, दर्पण दो ही हमें समझना है, एक अवतल और एक उत्तल। एक अवतल दर्पण समझना है और एक ऐसा दर्पण समझना है, उत्तल दर्पण समझना है। तो दोनों मेथड हम आपको बता दे रहे हैं। एक जो हमारे प्यारे बच्चे रखने में एक्सपर्ट होते हैं उनका मेथड, और एक जो भाई फिजिक्स का नियम है वो मेथड। आप लोग बच्चों ये फिगर बनाना एकदम समझ लीजिए कैसे बनता है, और फटाफट बनाइए। यहाँ F, ये आपका C, ठीक है। देखिए पहले तो आप जो है ये समझिए कि मुख्य अक्ष ध्रुव हो गया ना बच्चों, ध्रुव के बाईं ओर की समस्त दूरियां ऋणात्मक होती हैं। ध्रुव के बाईं ओर की समस्त दूरियां क्या होती है, ऋणात्मक होती हैं, और दाईं ओर की समस्त दूरियां क्या होती हैं, धनात्मक होती हैं। ऐसा आपको कहीं लिखा हुआ नहीं मिलेगा, ये सिर्फ निर्देशांक ज्यामिति से हम लोग बता देते हैं। निर्देशांक ज्यामिति में मूल बिंदु है, इधर क्या होता है प्लस और इधर क्या होता है माइनस।
ठीक है, तो ऐसे देखा जाए तो ये ध्रुव का मूल बिंदु मान लो, इधर की जो भी दूरी नापेंगे ऋणात्मक, इधर की जो भी दूरी नापेंगे क्या होगा धनात्मक। ये हमारा मूल बिंदु के ऊपर प्लस वाई एक्सिस है, ऊपर नापेंगे तो धनात्मक, नीचे नापेंगे तो ऋणात्मक। ये चिन्ह परिपाटी हमारा समाप्त हो गया। ठीक है, मगर बेसिक जो फिजिक्स कहता है, फिजिक्स का जो नियम है बच्चों, वो ये कहता है कि जो भी वस्तु दर्पण के सामने या जो भी चीजें दर्पण के चमकदार पृष्ठ के सामने हैं, उस ओर की नापी गई समस्त दूरियां क्या होती हैं, ऋणात्मक होती हैं। चमकदार पृष्ठ के सामने नापी गई समस्त दूरियां ऋणात्मक होती हैं बच्चों। देखिए, अगर मैं अवतल दर्पण बनाया तो इसका चमकदार पृष्ठ इस साइड है ना, इधर हम लेप लगा दिए हैं, देखिए ऐसे डैश 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 है, तो इस साइड जो भी दूरी नापेंगे वो क्या होगा, ऋणात्मक होगा। और इसी तरह अगर मैं अवतल दर्पण को बच्चों ऐसे बना दूं तो बच्चों इसका चमकदार पृष्ठ किस साइड हो जाएगा, इस साइड हो जाएगा, तो अब इधर की दूरी ऋणात्मक हो जाएगी। तब आप निर्देशांक ज्यामिति से क्या हो जाएंगे, कहेंगे गलत हो रहा है। तो आप बच्चों को उठा के देख लीजिए, किसी भी राइटर की देख लीजिए, कुमार मित्तल की देख लीजिए, एनसीईआरटी देख लीजिए, एससी वर्मा देख लीजिए, कहीं भी देख लीजिए फिजिक्स की बुक, हमेशा उसमें नियम बना हुआ है माध्यमिक शिक्षा परिषद बोर्ड के हिसाब से कि वस्तुओं को हमेशा दर्पण के बाईं ओर रखना है। कहाँ रखना है, बाईं ओर। तो जब भी आप दर्पण बनाएंगे तो वस्तु कहाँ रहेगा बच्चों, बाईं ओर। आप कोई भी उठा करके देख लो बाईं ओर बना रहता है। इसी वजह से जब वस्तु बाईं ओर रहेगा, चमकदार पृष्ठ के सामने रहेगा, किस ओर की सभी दूरी क्या होगी, ऋणात्मक होगी। तो बताने वाले बता देते हैं कि बच्चों आप लोग समझ लो, निर्देशांक ज्यामिति से इधर माइनस, इधर प्लस और ऊपर प्लस और नीचे माइनस। मगर जब जानकारी वाली बात आएगी बच्चों तो आप लोग सही ढंग से नहीं समझा पाएंगे, इसलिए हम आपको बता दे रहे हैं। ये रखने की जरूरत नहीं है कि इधर माइनस इधर प्लस, नियम समझने की जरूरत है। नियम यही कहता है कि चमकदार पृष्ठ के सामने रखी गई समस्त दूरियां क्या होती हैं, ऋणात्मक होती हैं। अब चाहे आप दर्पण को ऐसे रखिए ऐसे रखिए, नियम के अनुसार अपने आप हो जाएगा। ठीक है, चलिए पहला नियम तो यही है कि चमकदार पृष्ठ के सामने की समस्त दूरियां ऋणात्मक होती हैं। सामने की मतलब ये हुआ बच्चों कि मुख्य अक्ष के अंदिश चलेंगे। चमकदार पृष्ठ के सामने जब भी हम लोग मुख्य अक्ष के अंदिश कोई भी दूरी नापेंगे, चाहे इधर नापें या इधर नापें, ये दूरियां हमेशा क्या होंगी, ऋणात्मक हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, ऋणात्मक हो जाएंगी। और मुख्य अक्ष के अंदिश अगर इस साइड हम बढ़ेंगे, मुख्य अक्ष के अंदिश मतलब दिशा में इस साइड बढ़ेंगे, ये जो है आपका माइनस है बच्चों, ये आपका क्या रहेगा, ठीक है। अगला नियम क्या है, मुख्य अक्ष के ऊपर, मुख्य अक्ष के लंबवत और ऊपर, चाहे आप इस साइड चलेंगे बच्चों, चाहे आप इस साइड चलेंगे, ये ऊपर की समस्त दूरी जो भी नापेंगे आप वो प्लस होगा, और नीचे की समस्त दूरी जो भी नापेंगे ये सब क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, समझ ना कि नहीं यार, ठीक है ना, क्लियर है कि नहीं बच्चों, बोलिए। तो दूरी जो है चिन्ह परिपाटी का जो नियम है नापने का यही है कि मुख्य अक्ष की दिशा में अगर हम लोग चलते हैं तो मुख्य अक्ष की दिशा में नापी गई समस्त दूरियां क्या होती हैं, धनात्मक होती हैं चमकदार पृष्ठ के सामने की। और अगर हम लोग चमकदार पृष्ठ से विपरीत दिशा में जाते हैं तो इसकी समस्त दूरियां क्या हो जाती हैं, ऋणात्मक हो जाती हैं। ठीक है, चलिए अब इसके बाद क्या है, हम लोग को जो अगला टॉपिक समझना है, दूरी चिन्ह परिपाटी का नियम, वास्तविक आभासी के लिए क्या है नियम, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं। एक टर्म इसमें आता है u, v और f। एक टर्म इसमें आता है बच्चों u, v और f। u वस्तु की दूरी, u क्या होता है, वस्तु की दूरी। v क्या होता है, प्रतिबिंब की दूरी। यह आप लोग समझ रहे हैं, फोकस दूरी। और होता है बच्चों आई, प्रतिबिंब की लंबाई। क्या है बच्चों, हाँ एनसीईआरटी की बुक में इसी आई को बच्चों एच डैश लिखा है। क्या लिखा है, एच डैश। और अगर किसी पब्लिकेशन आप देखेंगे तो आई है। एक होता है ओ, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट किसे बोलते हैं बच्चों, जो होता है वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई। और इसे जो है एनसीईआरटी में एच से शो किया है बच्चों, किससे शो किया है, एच से। एच फॉर हाइट होता है, हाइट से डिस्टेंस कर रहे हैं बच्चों। ये क्या है,
वस्तु की लंबाई लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, ये है प्रतिबिंब की लंबाई लेंथ ऑफ इमेज, ये है फोकस दूरी फोकल लेंथ, प्रतिबिंब की दूरी डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम इट्स पोल, वस्तु की दूरी डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स पोल। ठीक है, तो देखिए बच्चों एक फिगर के माध्यम से हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि कहाँ U होता है, कहाँ V होता है, कहाँ F होता है। जैसे मैं ये अवतल दर्पण लिया तो ये आपका क्या हो गया, मुख्य अक्ष हो गया, ये ध्रुव हो गया बच्चों, ये आपका फोकस दूरी हो गया, ये आपका क्या हो गया C हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर एक वस्तु हम इसके सामने AB रखेंगे, क्या रखेंगे AB ऑब्जेक्ट वस्तु है। अब बच्चों ये ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है तो इसकी लंबाई को ही O कहते हैं, जितना भी लंबा रहेगा इसी को O से किससे डिनोट किया जाता है, sin थीटा लिख दे रहे हैं, ये O से किससे डिनोट किया जाता है, O से। अब देखिए बच्चों नियम है, अभी आपको हम अगले वीडियो में नियम बताएंगे कैसे किरण आरेख खींचने का। जहाँ पे बात आ गई तो हम समझा दे रहे हैं कि कैसे वो किरण आरेख खींचा जाता है। आप ऐसे समझ लीजिए, मुख्य पहला नियम तो यही होता है कि अगर हम मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण लेकर के चलते हैं तो परावर्तन के पश्चात फोकस से ही जाता है, ये हो गया बच्चों। ठीक है, और दूसरा नियम है कि अगर हम वक्रता के सी से ले जाएंगे तो उसी पर जाएगा और फिर लौट करके आ जाएगा। बड़ी आश्चर्य वाली बात है, रटने वाला जैसा लग रहा है कि सी से जाएगा सी से लौट करके आ जाएगा। तो थोड़ा सा हम आप 2-4 सेकंड में आपको समझा दें कि परावर्तन का नियम होता है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, ये कोण अभिलंब से बनते हैं बच्चों। और ये जो है सी से और जो भी किरण, यानी कहने का मतलब ये होगा कि गोली दर्पण में सी और परिध को मिलाने वाली रेखा दर्पण का अभिलंबी होता है। फिर से समझ लीजिए, गोली दर्पण में सी और दर्पण के परिध को मिलाने वाली जो रेखा होती है सी हो गया, ये दर्पण से मिलाने वाली रेखा जो हम खींचेंगे, चाहे ये खींचे चाहे ये खींचे चाहे ये खींचे चाहे ये खींचे चाहे ये खींचे, ये सब अभिलंब है बच्चों, ये सब क्या है अभिलंब है। ठीक है, और देखिए यहाँ से समतल दर्पण से आप समझिए कि अगर कोई प्रकाशीय किरण अभिलंब से जाएगा तो बच्चों उसका आपतन कोण क्या होगा 0, और आपतन कोण 0 होगा तो परावर्तन कोण 0 बच्चों, इसी वजह से इसी मार्ग पर वापस लौट जाएगा। समझ में आया? समतल दर्पण में इसी वजह से जब गोली दर्पण में कोई प्रकाशीय किरण वक्रता के सी से जा रहा है तो अर्थात वो गोली दर्पण के अभिलंब से जा रहा है, अभिलंब से जाएगा तो इसका आपतन कोण 0 होगा तो परावर्तन कोण भी 0 होगा, अतः जिस मार्ग पर आया है उसी मार्ग पर चला जाएगा बच्चों। तो बच्चों मैं बताया था वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब में कि प्रतिबिंब कहाँ बनता है, परावर्तन के पश्चात किरणें जहाँ काटती हैं। तो देखेंगे ये हमारा आपतित किरण, ये परावर्तित किरण, ये हमारा आपतित भी है परावर्तित भी है, तो इसका परावर्तित और इस किरण का परावर्तित यहीं पर काट रहा है, तो यहीं पर इस वस्तु का प्रतिबिंब A' B' बन जाएगा। ठीक है बच्चों, तो देखिए वस्तु की लंबाई O से शो करते हैं, A' B' प्रतिबिंब की लंबाई है, इसे I से, इसे I या H' से शो कर देंगे हम लोग। ठीक है, वस्तु AB है बच्चों, AB की ध्रुव से दूरी, किससे दूरी, ध्रुव यहाँ पर है, तो ये वस्तु की जो ध्रुव से पूरी दूरी होती है बच्चों, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का ये जो डिस्टेंस होता है इसी को हम लोग कहते हैं U। क्या कहते हैं, U। प्रतिबिंब बच्चों यहाँ पर A' B' बना है, इसकी इस प्रतिबिंब की जो यहाँ से ये पूरी दूरी है ये B है, और ये हमारा फोकस है, फोकस से यहाँ तक की दूरी हमारी क्या हो जाएगी, फोकस दूरी, ये C है। पिछली वीडियो में, इसी वीडियो में पीछे भी बताया कि क्या हो जाएगा, C से P तक की दूरी क्या हो गई, वक्रता त्रिज्या R हो गई। ठीक है बच्चों, जरा मैं चिन्ह परिपाटी समझ लूं तो देखिए बच्चों वस्तु AB जो है दर्पण के सामने, ठीक है, और सामने चमकदार पृष्ठ के सामने की सभी दूरी मुख्य अक्ष की दिशा में जो नापी जाती है वो क्या होती है, ऋणात्मक होती हैं। तो देखिए वस्तु AB है और यहाँ से दूरी नाप रहे हैं, तो जो हमारा U होगा वो देखा जाए तो क्या होगा, इस फिगर के अनुसार माइनस में। प्रतिबिंब जो है ये भी चमकदार पृष्ठ के सामने ही चल रहे हैं, मुख्य अक्ष की दिशा में ही चल रहे हैं, और जिधर चमकदार पृष्ठ है उसी ओर चल रहे हैं, इसलिए हमारा BB का सिंबल क्या हो जाएगा, माइनस। फोकस दूरी भी चमकदार पृष्ठ के सामने ही है, मुख्य अक्ष की दिशा में ही चलेंगे, तो ये भी क्या हो जाएगा, माइनस।
वक्रता त्रिज्या भी चमकदार डिस्क के सामने है तो वो भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। समझ में आया बच्चों, ठीक है ना। तो चिन्ह परिपाटी यही है, ये आपका अवतल दर्पण के लिए चिन्ह परिपाटी हो जाएगा और फिर उसके बाद उत्तल दर्पण के लिए चिन्ह परिपाटी। फिर हम लोग पढ़ेंगे अवतल दर्पण में जब आभासी प्रतिबिंब बनेगा तो उसके लिए चिन्ह परिपाटी। एक वीडियो हम जो है लास्ट में न्यूमेरिकल बताने से पहले आप लोगों को अच्छे से पूरा समझाएंगे कि किस तरीके से वास्तविक रहेगा तो क्या होगा, आभासी रहेगा तो क्या चिन्ह परिपाटी होगा, ये सब आपको समझाया जाएगा। ठीक है बच्चों, आ गया। तो आज के लिए जो है इतना ही हम रखते हैं। कल जो है नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को जो है अवतल दर्पण से किरण आरेख खींचने का नियम या उत्तल दर्पण से या गोली दर्पण से किरण आरेख खींचने के नियम क्या होते हैं ये समझाएंगे। उसके बाद आप लोगों को हम पीछे का डिफिनीशन है, आवर्धन क्या होता है, यूवीएफ में संबंध क्या है, उसका डेरिवेशन क्या है, ऐसे चलता रहेगा। धन्यवाद।